नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के लिए वेक्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th क्या, क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th वाले एक बार पढ़ चुके हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से वो वेक्टर को रिवाइज कर लें क्लास 12th भी फिजिक्स पढ़ने से पहले, तो फिर इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और चीज़ों को समझने में। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम फिजिक्स पढ़ने के लिए जो कुछ टूल्स तैयार कर लिए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको कि मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हुई है, आपने मैकेनिक को बुलाया, तो उसके पास एक टूल बॉक्स होगा, उसमें सारे सामान होंगे जिनकी हेल्प से वो आपकी गाड़ी को सही करेगा। तो अगर वही टूल बॉक्स मैकेनिक से ले लिया जाए तो क्या वो आपकी गाड़ी को सही कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, शायद इम्पॉसिबल है उसके लिए गाड़ी में कुछ कर पाना। कोई एक नट बोल्ट तक वो नहीं खोल पाएगा। तो उसी तरीके से ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, बेसिक मैथ पढ़ा, कैलकुलस पढ़ा, अब वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स जो है फिजिक्स पढ़ने के लिए टूल्स हैं। इन तीनों के बिना फिजिक्स को समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल है आपके लिए। आप समझ नहीं सकते हैं, बोर्ड के लिए आप रट सकते हैं कुछ चीजों को, लेकिन इन तीनों के बिना, वेक्टर, बेसिक मैथ जो हो गया और कैलकुलस, इनके बिना आप जो है फिजिक्स समझ नहीं सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर होता क्या है, वेक्टर्स बोल देते हैं। जैसे क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में जब बहुत इनिशियल फेज था फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का, ये सब जब इनिशियल फेज चल रहा था तो कुछ क्वांटिटी थी हमारे पास, उनको हमने जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग सब कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन फिर कुछ क्वांटिटी ऐसी डिस्कवर हुई, ऐसी बनाई गई, जिनको जो है ये तो हमें बता जोड़ने घटाने में एक तो उनका प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे मान लीजिए एक मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझाते हैं। इस पे अगर मैं कहूँ फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, और ये 10 न्यूटन जो है, अब अगर आप इधर से लगा देते हैं, आप इधर से लगा देते हैं 10 न्यूटन, तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। इधर से लगा देते हैं तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे लगा देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जहाँ है वहीं पे रहेगा। इधर से लगा देते हैं तो थोड़ा बहुत इधर इफेक्ट होगा। 10 न्यूटन लगा रहे थे, लगा 10 न्यूटन है, लेकिन 10 न्यूटन का इफेक्ट नहीं आएगा। इधर से ऐसे बहुत सारी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं। तो अगर इसको सही इफेक्ट को हमें समझना है, या फिर जहां हम ले जाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, जिस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, तो हमें एक चीज और बतानी पड़ेगी कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करें। ठीक है। तो फोर्स के लिए क्या है, एक तो हमें ये बताना है कि कितना लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर ये बात हम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट शायद हमको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे बोले कि फोर्स को हमें बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। पहले इसके जो क्वांटिटी थी, स्केलर था, उनको डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं थी। तो फिर कुछ ऐसी क्वांटिटी आई जिनके लिए हमने देखा कि डायरेक्शन की भी जरूरत हमें पड़ रही है, डायरेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन के हम सारी इन चीजों को, जो हमारी रिजल्ट है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगाने से वो चेंज होता रहता है। तो हमें डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत होती है, उन्हीं क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलना है आपको कि अ, कुछ जगहों पे ऐसा लिख दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन होता नहीं है, हमें अगर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो जो है हम जो है उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, तब उसे जाके वेक्टर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें डायरेक्शन, किसी में डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन की जरूरत होती है हमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। जैसे आपने अभी तक एरिया पढ़ा होगा, एरिया एक क्वांटिटी में लेता हूँ, एरिया, एरिया की डायरेक्शन की बात आपने अभी तक कभी नहीं की होगी। जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो वहां से किसी एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, जब उनकी काउंटिंग करेंगे तो एरिया को भी हम डायरेक्शन मानना पड़ेगा वहां पे। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। अभी तक 10th में आपने मैथ में या फिर जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, एरिया को कभी डायरेक्शन नहीं निकाला होगा, है कि नहीं। जैसे मैं मान लूं कि, मान लीजिए रूम की दीवार है, रूम की दीवार है तो हर दीवार का अपना एक एरिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई हम करके एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इसकी डायरेक्शन की बात की, इस दीवार का एरिया जो है किस डायरेक्शन में है उसका एरिया, या फिर इस दीवार का एरिया किस डायरेक्शन में है? ऐसा तो हमने नहीं किया होगा।
लेकिन आगे जब 12th में आप पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे एरिया को डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मान लेंगे। ठीक है। अब इन्हीं बेसिस पे डायरेक्शन की कहाँ पे नीड है, कहाँ पे नहीं है, इन्हीं बेसिस पे क्वांटिटीज को दो टाइप्स में बांटा गया। सबसे पहले बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी ये क्या होती है? द क्वांटिटीज, लिख लीजिए, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट देम वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, नो डायरेक्शन नीडेड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको किसी को हम बताएं, जैसे मान लो मैं अपना मास बता रहा हूँ 60 kg। अगर मैं अपना मास 60 kg किसी को बता रहे हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं किस डायरेक्शन में है 60 kg, किस डायरेक्शन में है 60 kg। या फिर अब आगे पढ़ेंगे, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारी क्वांटिटी जो है इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी एग्जांपल आप मास से समझ सकते हैं। मास आपको किसी को बताना है, तो हम अपना सिंपल सा किलोग्राम में बता देते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शन की बताने की जरूरत नहीं है। वो कोई मतलब नहीं होता वहां पे। अगर मैं बोलूं मेरा मास 60 किलोग्राम ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसका कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया। अगर किसी रॉड की लंबाई हमें बतानी है, लेंथ बतानी है, 2 मीटर का रॉड है, तो 2 मीटर किस डायरेक्शन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्पीड हो गई, डेंसिटी हो गई, आप आगे पढ़ेंगे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारी क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो आपको स्केलर समझ में आ गया, सिंपल सा इनको रिप्रेजेंट, और इनको अगर हमें इन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, तो सिंपल सा जैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं, उसी तरीके से इनको कर दे। जैसे मास है आपका, एक मास दिया है 10 किलोग्राम, एक मास दिया है 20 किलोग्राम। अब अगर हम बोले दोनों को साथ मिलाते हैं, तो कितना मास टोटल बनेगा? तो सीधा m1 + m2, 10 + 20, 30 किलोग्राम हो जाता है। वेक्टर के साथ ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। फिर कैसे करेंगे वो आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच नीड, विच नीड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट देम, टू रिप्रेजेंट देम। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट के लिए है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई क्वांटिटी कितना है, अगर हम ये बता रहे हैं, जैसे मास को हमने बताया 40 किलोग्राम, तो उसका मैग्नीट्यूड है 40 किलोग्राम, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब अगर हम फोर्स को बताएं कि 10 न्यूटन, तो ये तो हो गया कितना, फोर्स कितना हम लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, तो यही 10 जो है, 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। और किस डायरेक्शन में जब बताएंगे तो वो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट देम, समझ में आ गया होगा। अभी इसके बारे में हम और बहुत सारी चीजें, पूरा चैप्टर इसी में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल मैं कुछ क्वांटिटीज का लिख दूं। सबसे पहले आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो आगे पढ़ेंगे। नाइन्थ में तो सुना होगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंटम, टॉर्क। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी आपको। जब हम क्वांटिटी, जब आगे जैसे जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, जो जो क्वांटिटी आएंगी वहां पे ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है।
तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। इनको जोड़ने के लिए इनको जोड़ने के लिए आ, तो रफ कर देता हूं मैं, या फिर इनका नेट इफेक्ट बताने के लिए जो है हमें, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स हमने लगाया F1, ठीक है, इस डायरेक्शन में। एक फोर्स लगाया F2 इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये 10 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन था। तो अब इस पर जो नेट इफेक्ट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ सकता है, या फिर हम आगे देखेंगे किस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अब हम ये नहीं आ सकते जो नेट फोर्स आएगा इस पर, टोटल फोर्स जो लग रहा है, उसको ऐसे नहीं बता सकते कि 10 + 10 20 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन क्वांटिटी, इसका टोटल का मतलब क्या है, नेट का मतलब है इसका टोटल इफेक्ट कितना हुआ इस ऑब्जेक्ट पे। दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, जितने भी हम लगाए, इसका नेट इफेक्ट हमें निकालना होता है। तो नेट इफेक्ट 20 के बराबर नहीं आता, वो कुछ और आएगा। लेकिन कितना आएगा ये आगे जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सिंपली मैं इतना बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इनको हम सिंपली जैसे स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर देते थे, मास था 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम कर दिया था उसको, इसी तरीके से 10 + 10 20 नहीं कर सकते हम यहाँ पे। जब सेम डायरेक्शन में बिल्कुल होती हैं तो ऐड हो जाता है, लेकिन आगे उनकी बात करेंगे, बहुत सारी कंडीशंस है। ठीक है, वेक्टर एडिशन जब पढ़ेंगे तो आपको इसका इफेक्ट समझ में आएगा, और इसका रिजल्टेंट इसी को हम बोलेंगे। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा आप बता सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत हो उन्हें हम वेक्टर बोलेंगे, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए किसी को हम बताएं कोई क्वांटिटी और उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ना पड़े, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। सिंपल सा यही है। अब एक नाम सुना होगा आपने, टेंसर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, टेंसर है क्या। तो सारी क्वांटिटी, मैं उनको लगता है कि ये तीसरी टाइप की क्वांटिटी है। एक हो गया स्केलर, एक हो गया वेक्टर, एक हो गया टेंसर। तीसरी टाइप की क्वांटिटी नहीं है टेंसर। टेंसर क्या है, सभी क्वांटिटीज टेंसर है। लिख देता हूं मैं एक लाइन, ऑल क्वांटिटीज आर टेंसर। ठीक है, अब टेंसर में ऑर्डर डिफाइन किया गया, कितने ऑर्डर का टेंशन है, टेंसर है। ऑर्डर क्वांटिटी, मैं कुछ क्वांटिटी लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर का क्वांटिटी टेंसर है। अगर किसी टेंसर क्वांटिटी का ऑर्डर डिफाइन करते हैं हम, जीरो ऑर्डर टेंसर है तो उसी को हम बोलते हैं स्केलर। अगर जीरो ऑर्डर का टेंसर है तो उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर, तो वो स्केलर हो जाता है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जब फर्स्ट ऑर्डर की अगर कोई टेंसर है तो उसी को हम वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर बोलते हैं, और इसी चीज को हमें पूरा स्टडी करना है ढंग से। ठीक है, जब सेकेंड ऑर्डर का आ जाता है तो आपने कुछ क्वांटिटी ऐसी भी पढ़ेंगे जो सेकेंड ऑर्डर की टेंसर होंगी। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आप सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे एक स्ट्रेस, स्ट्रेन। ये सब सेकेंड ऑर्डर की टेंसर है, तो इनको टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं जनरली। लेकिन टेंसर का मतलब ये नहीं है कि ये अलग टाइप की क्वांटिटी होगी। है तो, या तो वेक्टर है, ये सब वेक्टर ही है, बस इनमें दो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जब एक सिंगल किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल डायरेक्शन की, जैसे फोर्स हमें बताना है तो हम सिंपल सा एक डायरेक्शन, फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ, या फिर फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओ, तो वो हो गई। उसके लिए एक डायरेक्शन की जरूरत है तो उसे हम वेक्टर बोलेंगे। आगे आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, या फिर मैट्रिक्स में एक टॉपिक पढ़ते हैं मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर की भी मैट्रिक्स होती है। तो ये हो गया टेंशन के बारे में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ऑल क्वांटिटीज आर टेंसर, ये ध्यान में रखिए, बस उनके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, वो स्केलर होगी, वेक्टर होगी, किस ऑर्डर की टेंसर होगी, उसमें कितनी डायरेक्शन की जरूरत है। जब कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो जीरो ऑर्डर की टेंसर हो गई, स्केलर बोल दिया उसको। जब सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन की जरूरत है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसको हमने वेक्टर बोल दिया। दो डायरेक्शन की जरूरत है तो सेकंड ऑर्डर का टेंसर बोल दिया। ये सारी क्वांटिटीज है। ठीक है, तो टेंसर को लेके कंफ्यूज नहीं होना, हमें टेंसर की बहुत ज्यादा बातें करनी नहीं है, दो चार क्वांटिटी मिलेंगी, जहां मिलेंगी वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टेंसर बोल देते हैं, कौन से ऑर्डर की टेंसर है ये भी वाकई हमने देखना होता है। अब जो है हम बात कर लेते हैं, वेक्टर को समझ लिया हमने, स्केलर को समझ लिया। अब उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो कैसे रिप्रेजेंट करें? तो सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, जैसे कोई वेक्टर है, मान लीजिए फोर्स ही ले लें, तो उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेक्टर एफ। ठीक है? और से अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, एरो लगा लगा दें हम, तो हम बोलते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट करने का एक तरीका बनाया गया कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम उसके ऊपर एफ लगा दें। कुछ बुक्स होती थी, पुरानी बुक्स होती थी, तो पहले क्या था, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो प्रिंटिंग होती थी, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इस तरीके की क्वांटिटी, एक तो लेटर लिखें और उसके ऊपर एरो लगाएं। तो वो लोग क्या करते थे, वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा सा मोटे से लिखते थे। जैसे मान लीजिए एफ लिखना है, तो एफ अगर ऐसे लिखना लिखा है पतले फॉन्ट में, तो उसको हम स्केलर समझते थे, और जब इसी एफ को वेक्टर में लिखना होता तो थोड़ा सा मोटा फॉन्ट में बोल्ड करके छाप देते थे, तो इसको वेक्टर पढ़ते थे। पहले ये होता था, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब आपके पास टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एफ लगा देते। पहले जो कंप्यूटर होते थे उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो लेटर के ऊपर इस तरह से एरो लगा सके, तो ये तरीका अपनाया गया था। अगर कोई आपको पुरानी बुक बुक मिले, तो अगर उस तरह से बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कोई लेटर जो है अल्फाबेट, तो आप समझ सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है? अब एक बात आती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कहीं कुछ लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो वेक्टर को हम एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। अब ये जो लेंथ ऑफ एरो है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो एरो डायरेक्शन है और एक इसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ एरो जो है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। जिस भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो ये ए कितना है ये बताएगा लेंथ ऑफ एरो। ठीक है, ए कितना है, इसकी लंबाई को हम देख लें तो वो हमें बताएगा। और अगर डायरेक्शन देखना है तो एरो की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरो की बात करें हम, जो भी जिधर भी ये एरो लगा हुआ है वो हमें बताता है वो क्वांटिटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब अगर हमें दो वेक्टर इस तरह से मिला, एक ए और एक बी, तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि बी का मैग्नीट्यूड जो है ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, और डायरेक्शन तो यहाँ पे सेम है। हो सकता है इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से बना दिया है, तो डायरेक्शन ए के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई? तो ये बस एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, आगे यूज भी करेंगे हम इसको कई जगह पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब कुछ टाइप्स बनाए गए। टाइप्स क्या है, टाइप तो नहीं बोलूंगा मैं इनको, लिखा रहता है बुक्स वगैरह में टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो कुछ समझ लीजिए टर्म है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको हमें समझना है, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन में वो टर्म, वो वर्ड्स जो है बार बार यूज होते हैं, तो उन वर्ड्स को हमें एक एक करके समझा देता हूं मैं। आप चाहें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर। ठीक है, जो पहला टाइप मिलता है हमें, जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर का क्या मतलब है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। अब ये इसका मतलब क्या है? जब जीरो है तो मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? तो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, उसमें से सेम वेक्टर को हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। जैसे सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होता, आगे हम बताएंगे। तो किसी वेक्टर में से सेम वेक्टर को हम माइनस कर दें, तो जो आता है जीरो वेक्टर आ जाता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ी तो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी में से ही वेक्टर क्वांटिटी को हम, वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेक्टर स्केलर को हम जोड़ दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर इस तरह से हम दो वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर ही आना चाहिए। तो अब ये तो जीरो आ जा रहा था, तो इसको नाम दे दिया गया जीरो वेक्टर, बस इससे ज्यादा कोई इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं हम। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये सब टर्म है, टाइप नहीं है।
ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर लें तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे दो वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो, लेंथ देखिए मैंने सेम बनाया है तो मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कितना है ये सेम है, और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इसका नेगेटिव वैल्यू, बस नेगेटिव ये शो कर रहा है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम मॉड लगा देते हैं, मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी, दोनों सेम है बट डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वेक्टर बी जो है ए का नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, ये इस चीज को आप समझ लीजिए, वेक्टर जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात करेंगे आगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ इक्वल टू वेक्टर एफ इक्वल टू 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एफ क्या हो जाएगा, ये 10 न्यूटन जो है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसमें डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, बस ये इसका कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो वो 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, जीरो वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं, जो 5-6 टर्मिनोलॉजी हैं, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर बोल देते हैं, लाइक एंड लाइक, ये सब टर्मिनोलॉजी है, अगर इनको कभी यूज किया जाता है क्वेश्चन में या फिर कहीं आप सुनते हैं तो इनका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, आप समझते हैं सारी चीजें। लाइक वेक्टर सिंपल सा, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और सेम डायरेक्शन में है दो वेक्टर, अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड अगर कम ज्यादा है तो भी हम उनको लाइक वेक्टर बोल सकते हैं, ये हो गए लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर। और दूसरा जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। निगेटिव नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि निगेटिव के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, अभी पिछले में हमने देखा निगेटिव वेक्टर में जब सेम मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तब उन दोनों को एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर हम बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ए और बी कैसे हैं, अनलाइक वेक्टर हम। अ, इसके बाद जो हम देख लेते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कहीं पे लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, को इनिशियल वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो सेम हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हम को इनिशियल वेक्टर बोल देते हैं। इसके बाद आता है आपका कोप्लेनर वेक्टर, थर्ड हो गया फोर्थ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर, अगर ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हो, जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ, ये एक प्लेन हो गया और एक प्लेन इधर बना देता हूँ, ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसमें मान लो दो वेक्टर है, ए है, बी है, इनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम नहीं, मतलब तो ए बी सी सेम कोप्लेनर वेक्टर हो गए, एक ही प्लेन में, इधर हो गए एक्स वाई जेड, इस तरह से एक्स वाई जेड कोप्लेन एक ही प्लेन में है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन बाहर की तरफ है, ठीक है, ये प्लेन जो है बाहर की तरफ है, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी भी कोप्लेनर, क्या कोई चलिए इनको आप एक बार नोट कर लीजिए, बस टर्म याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाए कोप्लेनर वेक्टर, तो इस तरीके से हम उनको याद रखते हैं। अ, आगे एक यहीं पे और देख लीजिए, कोलिनियर वेक्टर, फिफ्थ है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरीके से देखिए ये सब क्या है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं,
तो क्या हम बोल देंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। कितना टाइम हो गया, चलिए ठीक है, तो यहां तक हो गया। नोट कर लिया आपने, रफ करूं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो हमें पढ़ना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आपको ढंग से आप इसको समझ लीजिए, ये काफी यूज होने वाला है। यूनिट वेक्टर, यूनिट से नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वन टाइप का कुछ होगा। तो सबसे पहले इसका यूज कहाँ होता है ये मैं बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और उसमें डायरेक्शन होती है, तो जब मैग्नीट्यूड वन हो जाता है तो उस वेक्टर का यूज हम करते हैं सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ होगा, डायरेक्शन बताने के लिए। अगर हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन बनानी है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर, एक वेक्टर है एफ इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ठीक है। और हम एक दूसरा फोर्स लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 20 न्यूटन वाले वेक्टर एफ एफ के डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स हम लगा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, एक वेक्टर में लिया 20 न्यूटन का, तो इसकी कुछ डायरेक्शन मान लीजिए हमें बोल दिया साउथ। अभी हम नॉर्थ साउथ यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने कार्टेशियन सिस्टम में डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, इसके बाद करते हैं। तो 20 न्यूटन साउथ डायरेक्शन में लग रहा है। अब एक हमें एक और फोर्स लगाना है इसी डायरेक्शन में, बोल दिया जाए एफ की डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन क्या लिखें। अगर आपको साउथ पता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और वो वेक्टर कैसे निकालते हैं उसको बताते हैं। जो दूसरा फोर्स लगाएंगे उसको हम बोल देंगे, साथ में इसका एफ का यूनिट वेक्टर लिख देंगे, तो इसका समझ में आ जाएगा कि जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए हमें दूसरा फोर्स लगाया है F1 करके, वो 10 न्यूटन का लगाया है और इसकी डायरेक्शन में है, तो साथ में इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर को हम एफ कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। मैग्नीट्यूड तो वन होता है, ये आपको समझ में होगा। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। सीधा सा बात है, ज्यादा नहीं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना याद रखिए कि डायरेक्शन बताने का काम आता है बस, ठीक है। मैग्नीट्यूड वन होता है, इट हैज इट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, वन का मैग्नीट्यूड होता है। एंड इट यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं बस। जैसे मान लीजिए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है हमारे पास, तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, इसका यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैप से। इसके ऊपर एक कैप लगा दिया गया, इसी को हमने बोल दिया यूनिट वेक्टर, किसका, ए का यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम्म इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप हमेशा वन होता है, कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन ही होगा। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, किस डायरेक्शन में है ये, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड वन है। तो अब इसको हम कैसे बताएं, इसको मतलब हम, अगर हमें कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो कैसे बताएं। तो सीधा मैं पहले डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम करेंगे जहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी। तो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए है, और इसको हम कैसे निकालेंगे, जो भी वेक्टर हमें दिया गया उसमें उसके मॉड से, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लूं आपको, तो अभी मैंने कार्टेशियन सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो ऐसे सिंपल सा मान लीजिए एफ इक्वल टू 10 न्यूटन साउथ डायरेक्शन में है, साउथ में, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो इसमें क्या करें हम, इसके मॉड से
डिवाइड कर दें, यानी कि 10 से डिवाइड कर दें। 10 न्यूटन साउथ है ये, इसमें जो है ये वेक्टर था, इसमें इसके मॉड 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 कितना आ गया, 1 न्यूटन इन साउथ। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो गया और डायरेक्शन साउथ। ठीक है, तो 1 न्यूटन का फोर्स साउथ में है, तो इसका मतलब ये जो है हमें साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 है, बस डायरेक्शन है इसमें। तो यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया। अभी जैसे मान लीजिए हम रिजल्टेंट अभी मान लीजिए, चलिए आगे निकालेंगे यूनिट वेक्टर किसी का, क्योंकि अभी पहले मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, डायरेक्ट अभी क्वेश्चन लेके अगर उसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बस आप ये समझिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सारी टर्मिनोलॉजी भी याद रखना है और यूनिट वेक्टर को भी। तो अब चलते हैं, हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, डायरेक्शन तो पहले नॉर्मली हमारे पास चार डायरेक्शन है, इस प्लेन में किधर भी जाना है। एक प्लेन की बात करते हैं जिसे हम 2D भी बोलते हैं। इसमें चार डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्थ होता है, इधर इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो पता होगा ये। ठीक है, तो अब इस प्लेन में हमें मान लीजिए कोई वेक्टर डिफाइन करना है, बताना है, तो हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, या फिर अगर इसके बीच में कहीं है तो हम ये बोल सकते हैं ईस्ट से थीटा एंगल पर या नॉर्थ से थीटा एंगल पर कोई वेक्टर काम कर रहा है। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हम यूज करके बता सकते हैं। तो ये हो गया 2D। अब हर जगह पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए हम आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ रखा होगा, एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, पार्टीशन सिस्टम बनाया, इधर है कर लिया हमने एक्स और इधर वाई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई। अब ये तो हमें पास सफिशियंट है कि हम बोल दें एक्स की डायरेक्शन में, या फिर इधर माइनस एक्स लेते हैं तो माइनस एक्स की डायरेक्शन में वाई। जैसे मान लीजिए हम कितना चले, एक्स में चले हैं 3 यूनिट, 3 यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, और वाई में चले हैं 4 यूनिट। ठीक है, तो पॉइंट ए पे पहुंच गए, पॉइंट ए पे पहुंच गए, 3 यूनिट हम एक्स में चले हैं और 4 यूनिट वाई में चले। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें डायरेक्शन की, जैसे मान लीजिए आपको किसी को बताना है कि हमें ए तक जाना है, तो हालांकि इसके बताने के कई तरीके हो सकते हैं, आगे हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे, कि ये जो वेक्टर है, मतलब ओ से हमें ए तक जाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू, अब इसकी एक्स की डायरेक्शन को हमने बोला है आई कैप। ठीक है, अगर कोई एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप क्या है, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन। अब इसको आप रख लीजिए, यही चीज बार बार यूनिट, और वाई की डायरेक्शन में है जे कैप बोलते हैं। अगर वाई डायरेक्शन में जाना है, जैसे मान लीजिए हमें 4 यूनिट जाना था, वाई डायरेक्शन में गए हैं, ऊपर की तरफ गए वाई डायरेक्शन में, तो उसको 4 जे कैप करके लिखेंगे। ठीक है, माइनस एक डायरेक्शन में माइनस आई कैप, और माइनस वाई डायरेक्शन में माइनस जे कैप, इस तरीके से रिप्रेजेंट। अगर माइनस जे कैप लगा हुआ है मतलब हम माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन एक प्लेन में अगर हम अभी मूव कर रहे हैं, 2D की दो डायरेक्शन है, इसमें एक एक्स है एक वाई है, इधर जाएंगे तो प्लस एक्स बोल देंगे, इधर जाएंगे तो माइनस एक्स बोल देंगे, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई। अब इन्हीं को डायरेक्शन बताने के लिए हमने यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो एक्स वाले एक्स कैप लिखा जा सकता था, लेकिन ये यही बार बार यूज होता था, है, तो इसको एक अ, नया नाम दे दिया गया, समझ लीजिए कि एक्स प्लस एक्स की डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस वाई को जे कैप से, माइनस एक्स को माइनस आई कैप से, और माइनस वाई को माइनस जे कैप से। अब जैसे हमें यहाँ ओ तक जाना था, तो हम क्या लिखें, कितना चले हैं, कोई वेक्टर हमें चाहिए यहाँ से ओ से ए तक जाना है, तो हमने एक्स की डायरेक्शन में कितना चला है, 3 यूनिट, तो इसको लिख देंगे 3 आई कैप। और कहाँ चला है, वाई की डायरेक्शन में 4, और का मतलब एंड 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो जहां पे एंड आता है और आता है, उसका मतलब होता है ऐड करना, तो इसमें हम 4 जे ऐड कर दें। ठीक है, और आप पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं कि इसकी यूनिट, इसका जो है इसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब जो है ये तो हो गया वेक्टर ओए को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की भी बात यहीं पे कर लेते हैं,
मैग्नीट्यूड की, हालांकि मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट इसको बोलते हैं, हम रिजल्टेंट भी बोल देते हैं। ओ ए का रिजल्टेंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो अभी तो हमने ये बताया कि 3x की डायरेक्शन में चल रहा है, 4y की डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो 5। और इसको निकालते कैसे हैं, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे काम कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ लेते हैं, सिंपल सा उनको ऐड कर देना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 25, 5 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आया है। बाकी डायरेक्शन किधर है, वही डायरेक्शन में है। ठीक है। अब सॉरी, हाँ, चलिए जो है इस वेक्टर का हम डायरेक्शन लिखते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ये तो आप मैग्नीट्यूड निकालना मैं आगे सिखाऊंगा जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे। इसकी हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हम मैग्नीट्यूड निकालना अभी बता दिया मैंने। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री वाला ही हमें आता है, आगे किसी भी एंगल पे होगा तो उनको जोड़ना सीखेंगे। तो इनका जो है, एक तो ओ ए होता है वेक्टर ओ ए अपान मॉड ए। ओ ए, अभी मॉड ओ ए निकाला था हम। मॉड ओ ए कितना आया था, मॉड ओ ए ये आया था 5। तो ये जो है 3i प्लस 4j का अपॉन मॉड ओ ए कितना आया था 5। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। अब ये क्या बताएगा, सिर्फ ओ ए की डायरेक्शन बताएगा। इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब ना, आप 3/5 कैप कर लीजिए प्लस 4/5 जे कैप, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे अभी हमने इसका निकाला था, एक्स वाले का स्क्वायर किया प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कर लीजिए 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। जब करेंगे आप तो कितना आएगा, 9/25, ये आ जाएगा 9/25, और ये आ जाएगा 16/25। दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 16 प्लस 9 25/25, 25/25, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आया 1, और हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये हमने यूनिट वेक्टर लिखना सीख लिया। अगर कोई वेक्टर दिया जाए आपको, उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, बस इतना याद रखिए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वो वाला फार्मूला याद रखिए। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्शन की आप बात करते हैं, 2D डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में अगर हमें किसी कोई कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर रहा है, एक प्लेन में, ठीक है, अभी हम इसके बाहर या अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक इस प्लेन में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसको हम एक्स माइनस वाई की हेल्प से जो है इसके डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। तो जब हम प्लस एक्स डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से, प्लस वाई को जे कैप से, प्लस, अभी चलिए जेड की बात कर लेते हैं। ऐसे बात करें, अभी जेड डायरेक्शन में बता दे रहा हूँ, जेड को के कैप से। इसी तरीके से अगर माइनस एक्स की डायरेक्शन हो तो उसे हम माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस वाई तो माइनस जे कैप, और माइनस जेड माइनस ए कैप। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन। अब जेड एक्सिस की बात अभी मैंने नहीं की। अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है तो ठीक है, एक्स वाई से हमारा काम चल जा रहा है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट इस तरह से बाहर भी आए, एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक और डायरेक्शन की जरूरत है, जिसे हमने जेड एक्सिस बोल दिया। और उसको कैसे बनाएंगे, कितना टाइम हो गया, चलिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, एक्स वाई को तो हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो दो एक्सिस बनाएंगे दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अभी हमारे पास ये छूट है कि हम जो है चाहे चाहे तो इधर प्लस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप इसे एक्स मान लीजिए चाहे वाई। कोई जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि इसे हम वाई मानते हैं, इसे एक्स मानते हैं, ऐसा कोई नहीं। दो परपेंडिकुलर लाइन बनाए, हमें यहाँ मान ले रहे हैं, मैं इसे एक्स बोलूंगा, इसे वाई बोलूंगा। बस शर्त यह है दोनों परपेंडिकुलर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे प्लस वाई बोलिए, प्लस एक्स बोलिए, या फिर इधर प्लस वाई कर दीजिए, इधर माइनस वाई कर दीजिए, प्लस एक्स माइनस एक्स, या फिर इधर प्लस एक्स कर दीजिए, इधर माइनस एक्स कर दीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी तरीके से हम डील करते हैं अपनी, जब नोट्स में हम लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, तो इसी तरीके से याद डालिए। लेकिन आप
इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यहीं पे आप कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप यहीं पे प्लस एक्स मानेंगे, यहीं पे माइनस एक्स मानेंगे। ये आपके ऊपर, ये आप इसके लिए इंडिपेंडेंट हैं, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। डायरेक्शन की बात करें, जेड एक्सिस की बात करते हैं। अब ये इधर हमने कर दिया प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स, ये हो गया प्लस वाई, हो गया माइनस वाई। जेड एक्सिस की बात कर लेते हैं। जेड एक्सिस को मानने के लिए जो है कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। हम, ऐसा नहीं है कि जेड एक्सिस को, हालांकि रहेगा तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही। ऐसे मान लिया बाहर की तरफ जेड है और अंदर की तरफ भी ऐसे पूरा। अ, चलिए मैं अभी देखता हूँ इसको। आप इतना इमेजिन करिए, ये इस प्लेन में दोनों है एक्स और वाई। एक्स वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तीसरी डायरेक्शन अगर हम जेड ले लें, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ देखिए, एक्स वाई, तो ये एक प्लेन को कवर कर रहा है। इसी पे मैं तीसरा डायरेक्शन जेड ऐसे ले लूं, तो ये इसे पूरे स्पेस को भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो तीन डायरेक्शन की हेल्प से हम किसी भी मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। हम पूरे स्पेस कवर, अभी तक जब एक्स वाई दो डायरेक्शन हमने लिया था तो एक प्लेन कवर हो रहा था, सिर्फ एक प्लेन, ये हाथ का प्लेन। अभी ये आगे वाला पूरा एरिया, पीछे वाला पूरा एरिया ये छूट रहा था। तो जब हमने जेड एक्सिस ले लिया तो हमारे पास पूरा स्पेस कवर हो गया। अब इन्हीं तीनों डायरेक्शन की हेल्प से हम जो है सारी चीजों को एक्सप्लेन, कोई भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा हो तो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन की हेल्प से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो जेड एक्सिस को मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये एक बाहर की तरफ है, ये वाला डॉट से जो बनाया ये अंदर की तरफ। अब समस्या, ये बात ये आती है किसको हम जेड माने किसको एक्स। और वाई के लिए तो मैंने कह दिया आप फ्री हैं। इसको प्लस एक्स मानिए, इसको प्लस वाई, किसी को भी, चाहे इसको प्लस एक्स माने, चाहे इसको प्लस एक्स माने, चाहे इसको प्लस वाई माने, चाहे इसको प्लस वाई माने। तो इसके लिए आप फ्री हैं। लेकिन जेड के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि हम प्लस एक्स की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखेंगे। आगे इसको पढ़ेंगे भी हम, जब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हम पढ़ेंगे 12th में, या फिर इस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब। तो एक्स की तरफ उंगलियों को रखेंगे, ऐसे मत रखिएगा, ऐसे आप घुमा नहीं पाएंगे। एक्स की तरफ रखेंगे, प्लस एक्स की तरफ उंगलियों को, और वाई की तरफ उनको घुमाएंगे। और जिधर हमारा अंगूठे का डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन को हम प्लस जेड बोल देंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस जेड बोल देंगे। तो प्लस जेड और माइनस जेड लेने का समझ में आया। तो आप अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इधर प्लस एक्स, इधर माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई, और बाहर की तरफ प्लस जेड, अंदर की तरफ माइनस जेड। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, जब हम इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं प्लस जेड। इधर है ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ था, प्लस जेड बाहर की तरफ है तो इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्लस जेड बोलते हैं। जब क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनवर्ट्स, इनवर्ट्स। और ये माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि माइनस जेड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की प्लेन के अंदर की तरफ। ये जैसे प्लेन हो गया तो इधर प्लस जेड हो गया, इधर माइनस जेड। ठीक है, तो जेड वाली डायरेक्शन को हम, जैसे एक्स को आई कैप से रिप्रेजेंट किया था, जेड की डायरेक्शन को, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने आई कैप से, माइनस एक्स की डायरेक्शन में माइनस आई कैप, वाई की जे कैप माइनस जे कैप, इसी तरीके से जेड वाली डायरेक्शन को, बाहर वाली डायरेक्शन को हम क्या बोल देंगे, इसकी यूनिट वेक्टर को बोलेंगे प्लस के कैप से, और अंदर वाली डायरेक्शन को माइनस के कैप से रिप्रेजेंट, ये वाला। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन का आइडिया लग गया होगा कैसे हमें लेकर चलना है डायरेक्शन को। अब इन्हीं तीन डायरेक्शन में हम आगे सारे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो इसको आप ढंग से समझ लीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन हो गई। कुछ चीजें को कभी हम मोशन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, तो उसमें सिंगल डायरेक्शन की जरूरत होती है। फिर आगे मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। फिर कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसमें हमें थ्री डायरेक्शन की जरूरत है, 3D की जरूरत होगी। आप मैथ में भी पढ़ते होंगे 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, तो वहां पे भी तीनों डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और चलिए, कुछ चीजें और हैं, इनको हम देख लेते हैं। नोट कर लिया आपको, इस चीज को आप भूलिएगा मत, ध्यान से एक बार एक दो बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होनी है। IJK क्या है, तो हम अब जो है, टाइम क्या हो रहा है, चलिए देखिए, दो टर्म और हैं। एक को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
पोजीशन वेक्टर हम किसे बोलेंगे? लिख देता हूं, इट इज अ वेक्टर विच विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को हमें बताना है तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर यूज क्या करते हैं, उसी को कहते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में बताना है? तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से आप परिचित होंगे अच्छे से। ये एक्स वाई डायरेक्शन बना दिया है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, ठीक है, तो इसकी पोजीशन हमें बतानी है तो ओ से ए को हम मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, या फिर इसको मैं आर वेक्टर बोलूं तो क्या है? वेक्टर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए का पोजीशन। अब इसको चलने में कुछ एक्स डायरेक्शन कवर किया गया होगा। मान लीजिए एक्स इतना एक्स है, और फिर वाई डायरेक्शन में गया होगा, या फिर पहले एक्स में जाए फिर वाई में जाए। तो इसको हम वेक्टर आर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू, पहले हम एक्स डायरेक्शन में गए, एक्स डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैप से। आई कैप लगाया मतलब इसे एक्स डायरेक्शन में गए, फिर प्लस वाई जे कैप, वाई वाली डायरेक्शन को जे कैप, प्लस वाई में जाने इसलिए जे कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। किसी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देते हैं। उसी वेक्टर को, जो वेक्टर बनता है ओ से ए जा रहा है, तो इसी वेक्टर को हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो अगर हमें किसी को कोई रास्ता बताना हो तो हम ऐसे बोलते हैं कि हम उसका पोजीशन वेक्टर बता दें, तो वो चला जाएगा उस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, ये हो गया। आगे इनकी बातें हम करेंगे, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। पहले जितनी टर्मिनोलॉजी है पहले उनको समझ लेते हैं। सेकंड लेक्चर में जो है हम इन पे क्वेश्चन भी कराएंगे और एडिशन ऑफ वेक्टर वगैरह देखेंगे तब। अब आ जाते हैं हम, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, अगर हम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके कहाँ, जहां से मूव करना शुरू करता है, समझ लेते हैं इसको। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो पॉइंट ए को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और जहां तक गया है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट से लेकर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक के वेक्टर को हम ज्वाइंट करते हैं। ए और बी को ज्वाइंट करेंगे तो जो वेक्टर बनेगा उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए, लिख दूं मैं, हम्म थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, इट रिप्रेजेंट्स ऐसे लिखें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन वेक्टर ज्वाइनिंग its initial point its initial point to final point is known as displacement displacement वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, तो ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है तो इस वेक्टर को, मान लीजिए अभी हम चाहे ए बी वेक्टर लिख दें, आप चलिए ए बी वेक्टर लिख देते हैं, या फिर आर वेक्टर कोई नाम मान ले। मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं,
तो पॉइंट ए का अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ओरिजिन से पॉइंट ए को मिला देंगे, ये पॉइंट था, इसको मैंने R1 वेक्टर दे दिया, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया R2 वेक्टर, ठीक है। तो और ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जितना ये मूव किया है इनिशियल पॉइंट ए से लेकर बी तक गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर ए भी हमें लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो R2 माइनस R1। ये कैसे लिखा? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था? R2। पोजीशन वेक्टर अभी इसके पहले मैंने समझाया आपको। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस कर देंगे इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1, तो हमें मिल जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 क्या है? ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, यानी कि इनका रिजल्टेंट निकालने की बात करेंगे, तब जो है आपको ये बात समझ में आएगा। अभी आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें दे देता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो इसकी लेंथ मिल जाएगी हमें, ठीक है। R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आगे हम डिटेल में बात करने हैं। मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट निकालना, वो सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक यही आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। और अभी जितनी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो आज हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है और प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपने नाम सुना होगा, उन्हीं चीज को हमें समझना है। 2-3 टॉपिक, ये हो सकता है 2 लेक्चर और लगे। 2 लेक्चर में हम वेक्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, फिर आप वेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। और जो है उसके साथ ही साथ हम वेक्टर को जहां जहां फिजिक्स में यूज करेंगे वहां पे जो है आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। थैंक यू।